खट्टर साहब, क्या आप उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि इन बच्चियों के साथ और बुरा हो जाए? ये हम होने नहीं देंगे। कई बार कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं जी। लेकिन आपकी तो पार्टी सरकार में है, तो आप सरकार के खिलाफ खुद ही जा रही हैं। और कोसली हल्के की तरफ से तो मैं 100% कहना चाहूंगा कि कोसली, अगर जेजेपी की सबसे पहले हिरवाल में जीत होगी तो वो कोसली की जनता होगी। तो अब की बार भी आपको क्यों लगता है कि टिकट आपको ही दिया जाए या प्रत्याशी आप ही जेजेपी की? कि उन लोगों ने हमारे कोसली को अनाथ बना दिया। जो स्थानीय मुद्दे, जो एमएलए बनता है या सेकंड पे जो रहे, वो कभी आकर के जनता की सूद नहीं लेते। अपने व्यापारियों को बुला करके हमने उनसे कहा कि इनको संतुष्ट करो आप, और अंडरपास मांगते हैं तो अंडरपास दीजिए, नहीं तो हम इनके जो है ना पूरा बाजार खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान हमारे दो टुकड़े हुए, निर्माण हुआ तो 2 गांवों को बांट दिया, और उसमें जो है ना 2 गांवों का झगड़ा कर दिया। ये लोग बांटने का काम करते हैं, इनको वोट हथियाने के लिए 2 टुकड़े कर देते हैं। कांग्रेस के टाइम की मैं बात करूं, पुल का निर्माण हुआ, 1 साल भी चला नहीं, 2 गांवों को एक नाम पे लड़ा दिया, सिर्फ वोट बटोरने के लिए। कोसली अलग जाएगी तो आपको भागली का मिल जाएगा। क्या ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी कुर्सी तक सीमित नहीं है? दोनों गांवों पर 302, 307 धाराएं लगी। कोसली और भाकली जी, इलाके के 2 अच्छे गांव हैं। कोसली तो बहुत बड़ा गांव है, लेकिन इनके बीच में भी लड़ाई होना और एक मुद्दा बन जाना, वो कहां तक सही है और इसको क्या आप समझते हैं कि सुलझा पाएंगे? ये राजनीतिक लोग कभी नहीं आए, ना लॉकडाउन में आए, ना सुमा कतोपरी गोठड़ा के मामले में आए, ना डीएवी कॉलेज के मामले में आए, ना कभी आपके जो है 40 डिपार्टमेंट में रखे हैं उनको जाकर के हमने समर्थन दिया उसमें आए, ना ई टेंडरिंग में आए, ना किसानों के मामले में आए। ये सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, वोट ठग करके चले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज स्टेट न्यूज हरियाणा एक्सक्लूसिव में हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो है रामफल कौशलिया जी, जो कि जेजेपी के एक नेता हैं और काफी पुराने समय से ये उन्हीं की नीतियों से जुड़े हुए हैं। पहले इनेलो थी तो उनके साथ भी थे, और फिर जेजेपी अलग हुई तो उनके साथ भी ये चले गए, और उनकी ही नीतियों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और कोसली विधानसभा के अंदर भी एक अच्छी खासी अपने नाम की पहचान भी रखते हैं, और यहाँ के इलाके के अंदर बार बार घूमते भी रहते हैं। और जेजेपी से पिछली बार इनको टिकट भी मिला था, और अब की बार भी ये टिकट के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन इनको जो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से इनको जाना जाता है वो ये है कि ये लोगों के बीच में ही नहीं, बल्कि जब कोई भी मुद्दा उठाना होता है तो यही उठाते हैं। तो आखिर क्यों ये सरकार के खिलाफ जाते हैं, जब सरकार में भी खुद इन्हीं की पार्टी होती है, तो उस समय भी ये चीजों को उठाना नहीं भूलते। तो आखिर ऐसा क्यों है, चलिए नीचे हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी जो है स्वागत है जी। आपने जो है ना यहाँ मौका मिले आकर के मौका जो दिया, धन्यवाद आपका जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी ही बात से उठाता हूँ। सर, एक्चुअल में जो कोसली विधानसभा है, जहां से आप इलेक्शन लड़ते हैं या जहां से तैयारी करते हैं जी, इस विधानसभा को जो जनता है वो अनाथ विधानसभा बोलती है, क्योंकि यहाँ के जो नेता है वो कहीं दिखाई नहीं देते। एक बार चुनाव लड़ते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। देखिए अमित अमन जी, हम लंबे टाइम से पार्टी के साथ जुड़े हैं, चाहे अलोदरा रही, चाहे जनता दल रही, लंबे टाइम से पार्टी की नीतियों को पहुंचाते रहे, और लंबे समय से संघर्ष करके पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे। हम आपने कोसली की जो बात की, अनाथ की जो बात की, मैं ज़्यादा लंबी ना जा करके मैं 20 साल की बात करूं कि उन लोगों ने हमारे कोसली को अनाथ बना दिया। जो स्थानीय मुद्दे, जो एमएलए बनता है या सेकंड पे जो रहे, वो कभी आकर के जनता की सूद नहीं लेते, उन मुद्दों को नहीं उठाते। पार्टी की हवा में
बन जाते हैं, अदरवाइज तो उनका आने का कोई मतलब नहीं है। उन लोगों ने अनाथ बना दिया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि पीछे कांग्रेस रही, जब भी हम मुद्दे उठाते रहे हैं, उसमें चाहे नगर पालिका की बात आए, चाहे पुल के निर्माण की बात आए, हमने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, ज्ञापन दिया। किसानों की बात आई तो हमने मंडी को जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। डीएवी कॉलेज में हम पर 302 और 307 की धाराएं लगी जी। जनता जनार्दन की, इलाके की जनता के लिए हमने इन मुद्दों को उठाया। बिल्कुल। सुमा कतोपरी गोठड़ा का मामला आया, हमने जाकर के प्रदर्शन किया और बूढ़पुर में खट्टर साहब आए थे जी। उनके सामने हमने अड़ कर के कहा, खट्टर साहब क्या आप उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि इन बच्चियों के साथ और बुरा हो जाए? ये हम होने नहीं देंगे। कई बार कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं, आपने इनको अपग्रेड करना पड़ेगा। जी। अच्छा, आपने अभी कहा कि आपने इतने मुद्दों को उठाया है जी, लेकिन आपकी तो पार्टी सरकार में है, तो आप सरकार के खिलाफ खुद ही जा रहे हैं। देखिए अमित अमन जी, अभी टेंडरिंग का मामला आया, हमने सरपंचों के बीच जाकर के उनकी बात को सुन करके पार्टी को ऊपर तक पहुंचाने का काम किया और उनके साथ खड़े होकर के हल्के की जनता का हमने साथ देने का काम किया। और इसी तरह से 40 डिपार्टमेंट जो 19,400 के स्केल ग्रेड पे हैं, उनको 35,600 ऐसा कुछ है, उसको देने की मांग थी जी। तो हमने भी उनके बीच में जा करके उस बात को ऊपर तक पहुंचाया। इनकी बात जायज है, नेता और अफसर 19,400 में अगर काम चला सकते हैं तो ये भी चला लेंगे, लेकिन इनकी मांग जायज है। बिल्कुल, इनका आपने समर्थन किया हमने जाकर। आपने मुद्दे उठाए, लेकिन अभी मैंने सवाल किया कि आप सरकार में हैं जी। और उसके बावजूद आप मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ ही खड़े हैं, तो क्या आपके जो बड़े आपके नेता हैं क्या नाराज नहीं हो जाएंगे इस बात से? देखिए, हमारी पार्टी सबकी बात सुनती है और जो मुद्दे होते हैं हल्के के, उन तक पहुंचाना मेरा फर्ज और दायित्व है जी। मैं समझता हूं मेरे हल्के की जनता जनार्दन की जो भी मांग है, जो भी डिमांड है, जो जायज लगती है, जो भी है, मैं उनको जा करके सरकार को, हमारे डिप्टी सीएम साहब और अध्यक्ष जी और पार्टी को बताता हूं। जी। जैसे कच्चे कर्मचारियों को हमने पक्का करने का भी मामला आज से 8 महीने पहले रखा। हमने औद्योगिक इकाई हमारे हल्के में नहीं है, बड़ा उद्योग लगाने के लिए हमने मांग की। हमारे डिप्टी साहब रोडाई आए थे उस समय, अब वो प्रोसेस चल रहा है, उसमें 1300-1350 एकड़ पर रिलायंस कंपनियां और दूसरी छोटी काफ़ी कंपनियां जी। आ करके हमारे बच्चों को रोजगार मिले। मैं चिंतित हूँ, हमारे हल्के के जो नुमाइंदे बने हैं अब तक, वो पार्टी के हिसाब से उनकी हवा में बढ़ करके चले जाते हैं, लेकिन कोसली हल्के की जो मांग होती है, डिमांड होती हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए उन लोगों ने अनाथ भी किया है, तो उन मुद्दों को हमें उठाना पड़ता है जी। और उन बातों को ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार आप जेजेपी से यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं जी। तो अब की बार भी आपको क्यों लगता है कि टिकट आपको ही दिया जाए या प्रत्याशी आप ही जेजेपी के? देखिए, मैं जननायक जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का मेरा फर्ज और दायित्व है। जी। अगर मुझे ना दे करके पार्टी किसी भी, चाहे उसमें युवा चेहरा है, चाहे अनुभवी है, वो जिसको भी टिकट देना चाहेंगे, हम उनका पूरा साथ देंगे, पूरी मदद करेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हल्के की जनता इस बार बदलाव चाहती है और हमारी कोसली हल्के से आप जनता में जाकर के देखेंगे, पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि जेजेपी का रामफल कौशलिया इस बार चुनाव जीतेगा। वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, हमारी बात को उठाएंगे और यहाँ विकास कराएंगे। अच्छा, जो नेता आते हैं वो वादे जरूर करके जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार तो मुद्दे भी गिनाने के लिए आते हैं। तो क्या आपको पता है कि कोसली की जो जनता है या कोसली विधानसभा, उसके मुद्दे क्या हैं? मुद्दे जो उठाते हैं जी।
उनके लिए ये जो दूसरे लोग जो बने हैं अब तक, चाहे उसमें आज हम पार्टी में साझीदार हैं, और मैंने देखा है कि काफ़ी जगह मैं हर जगह प्रभारी भी काफ़ी जगह रहा हूँ, और कोसली हल्के की तरफ से तो मैं 100% कहना चाहूँगा कि कोसली अगर जेजेपी की सबसे पहले हिरवाल में जीत होगी तो वो कोसली की जनता होगी, जिताएगी और जेजेपी के नेता को बनाएगी। उसका कारण ये है कि यहाँ जो नेता हैं वो नेता काम नहीं करते हैं। आप लॉकडाउन की बात ले लीजिए, लॉकडाउन में मैंने, मेरी मिसेज ने, मेरे बच्चों ने हर घर में जा कर के जिस तरह से पार्टी ने सैनिटाइजर और साबुन घर घर बांटने का हमने काम किया, हमें अपनी जान की परवाह ना करके ये लोग वहाँ बैठे हैं अपने एसी में। कभी जनता के बीच में सिलेंडर की, जहाँ गैस की बात आई, ऑक्सीजन की बात आई, कोई भी मामला आया, हमने उनके बीच जा करके संघर्ष करके, इसलिए हमें बनाने का जो है जनता का आशीर्वाद है, इस बार 100% जिताएंगे। रामफल जी, जो नेता आज तक बने हैं जी कोसली विधानसभा से, शायद ही उन्होंने कभी किसी वादे को पूरा किया हो। तो आपके ऊपर जनता यकीन कैसे करे? आप जनता के बीच में जरूर जा रहे होंगे और जनता आपसे मिलती भी है और हो सकता है विश्वास भी करती हो, लेकिन जनता की वोट को कन्वर्ट कैसे करेंगे? पहले वाले नेता भी कभी अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, तो आपको किस लिहाज से या किस बिहाफ पे वोट दे जनता? आप पे कैसे यकीन करें? कोसली की जनता, जनता जनार्दन सिर माथे मैं भरोसा रखता हूँ, और जनता को जो है मेरे ऊपर भरोसा है, मेरी कोसली हल्का की जनता को भरोसा है। मैं वादा नहीं करता, मैं सामने जा करके खड़े होकर के उस काम को करने का प्रयास करता हूँ। अभी पुल का जो मामला था, हमने चीफ इंजीनियर को और लंबे टाइम से अपने व्यापारियों को बुला करके हमने उनसे कहा कि इनको संतुष्ट करो आप, और अंडरपास मांगते हैं तो अंडरपास दीजिए, नहीं तो हम इनके जो है ना पूरा बाजार खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान हमारे दो टुकड़े हुए, पुल का निर्माण हुआ तो 2 गांवों को बांट दिया, और उसमें जो है ना 2 गांवों का झगड़ा कर दिया। ये लोग बांटने का काम करते हैं, इनको वोट हथियाने के लिए 2 टुकड़े कर देते हैं। हम भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि अगर हमारे कोसली की जनता, और 100% मुझे पूरा विश्वास है बनाएगी, हम नगर पालिका भी जो है दोनों गांवों के बीच में, या आज आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, नगर 2 भाइयों को जोड़ने का काम करूंगा, काम किया है, बनवाऊंगा, चाहे उसमें कोई भी मामला आए। और इस तरह की बात आई, चाहे मैं सरकार में रहा तो भी इसी तरह से जनता के बीच में जा करके उनकी मांगों को पहुंचाने का काम करूंगा, और पूरा जनता को भरोसा है और मुझ पर पूरा विश्वास करती है। जी, आपने अभी जिक्र किया, मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ देता हूँ। कोसली और भांकली जी इलाके के 2 अच्छे गांव हैं। कोसली तो बहुत बड़ा गांव है, लेकिन इनके बीच में भी लड़ाई होना और एक मुद्दा बन जाना, वो कहाँ तक सही है, और इसको क्या आप समझते हैं कि सुलझा पाएंगे? देखिए अमित अमन जी, राजनीति कोई जाति के नाम पे करता है, कोई धर्म के नाम पे करता है, कोई क्षेत्र के नाम पे करता है, कोई बांटने के लिए। चाहे उसमें कांग्रेस के टाइम की मैं बात करूं, पुल का निर्माण हुआ, 1 साल भी चला नहीं, 2 गांवों को एक नाम पे लड़ा दिया, सिर्फ वोट बटोरने के लिए। कोसली अलग जाएगी तो आपको भाकली का मिल जाएगा। क्या ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी कुर्सी तक सीमित नहीं है? दोनों गांवों पर 302, 307 धाराएं लगी, दोनों गांवों ने बैठ करके, हम बीच में थे, मेरे ऊपर भी, उसमें भी मामले में भी लगी। वो एक हादसा था, कोई भी गांव नहीं चाहता था कि झगड़ा हो, लेकिन वो धाराएं लगी, हम दोनों गांवों ने बैठ करके उसको सुलझाया। ये राजनीतिक लोग कभी नहीं आए, ना लॉकडाउन में आए, ना सुमा कतोपरी गोठड़ा के मामले में आए, ना डीएवी कॉलेज के मामले में आए, ना कभी आपके जो है 40 डिपार्टमेंट बैठे हैं उनको जा करके हमने समर्थन दिया उसमें आए, ना ई टेंडरिंग में आए, ना किसानों के मामले में आए। ये सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, वोट ठग करके चले जाते हैं। और हमारे हल्के में लगभग दक्षिणी हरियाणा में ऐसा रहा है, जिस पार्टी की हवा रही, ना लेने वाले को पता ना देने वाले को पता, पार्टी के हवा में वोट चले गए। लेकिन अब की बात जनता समझ चुकी है, अपने आदमी को
पहचान हो चुकी है, अपने आदमी को बनाने का काम करेंगे। 100% आपके यहाँ जो है इन पार्टियों की कोई हवा नहीं है, आप जीतेंगे, 100% जीतेंगे। अब तक हमने सरकार में रह करके जिस तरह से हमने काम किए हैं, उसमें से आपके कॉलेज, पीजी कॉलेज का मामला है, चाहे हॉस्पिटल का मामला है, चाहे जोड़ों का मामला है, और चाहे आपके यहाँ हमने जितने भी कार्य करवाए हैं, ये जो मुद्दे उठाए हुए हैं, इनमें से काफ़ी जो है हमने कोशिश की है, और हमने 50% महिलाओं को जो देने का काम किया है, डिपो में 8% का, और काफ़ी है जो आपके पास टाइम ना होकर के मैंने 2 मिनट का टाइम लिया, हमने पूरा प्रयास किया है। और कौशली की जनता मुझ पर भरोसा करती है और मेरे माँ बाप के समान है, और सदा भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। जनता के लिए सर कटा सकता हूँ, पीछे हटने वाला नहीं हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना धन्यवाद समय जी, देने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। और जनता जो है वो शायद भली भांति जानती है किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, और वो लोगों को समझते भी हैं, जितने भी नेता इनके पास में आते हैं। तो आज रामफल जी हमारे साथ में मौजूद थे, तो आप इनकी बातों से कितना प्रभावित हैं वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता दें। लेकिन कोसली की जनता के आखिर मुद्दे क्या हैं वो भी आप नीचे लिख करके बता दें।